नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग में कैसे आप 35 में 35 नंबर कर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से चैप्टर पर आपको विशेष फोकस करनी चाहिए, कौन कौन से नए चैप्टर जुड़े हैं, कौन कौन से नए क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मैंने आरपीएफ के एग्जाम में रीजनिंग की धज्जियां उड़ाई थी। इन सारी बातों का चर्चा बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। बच्चों, मैंने जब आरपीएफ का एग्जाम दिया था 2018-19 की जो बहाली निकली थी, उस समय मेरा रीजनिंग में 35 में से 33 मार्क्स आया था। तो आप भी कैसे 35 में से 33 या 35 में से 35 कर सकते हैं, इन सारी बातों का चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। दोस्तों, अभी आरपीएफ के सिलेबस की बात किया जाए रीजनिंग में तो कई सारी चीजें नई जुड़ी है। दोस्तों, आज का जो सिलेबस है आरपीएफ के एग्जाम या रेलवे के एग्जाम में रीजनिंग का, उसका आप लगभग आप बैंकिंग के एग्जाम से तुलना कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि बैंकिंग में वही सारी चैप्टर पूछे जाते हैं, मगर वहां थोड़ा सा क्वेश्चन का स्तर जो है वो रेलवे की तुलना में बेहतर रहती है, यहाँ थोड़ा सा लेवल कम रहता है। बाकी दोनों में चैप्टरों की बात किया जाए तो लगभग बैंकिंग के एग्जाम में जो भी सारे चैप्टर पूछे जा रहे थे पहले, वो सारे के सारे चैप्टर को अब रेलवे के द्वारा भी कवर कर लिया गया है। तो जो दोस्तों, अब का जो आप रीजनिंग का आप सिलेबस है उसे आप आसान नहीं मान सकते हैं। और रीजनिंग का सिलेबस है वो अभी के समय में मैथ से ज्यादा कैलकुलेटिव और ज्यादा टाइम टेकन हो गया। इसलिए रीजनिंग पर यदि आप विशेष पकड़ नहीं बनाए, रीजनिंग पर ज्यादा यदि आप ध्यान नहीं दिए, तो बहुत ज्यादा संभावना बनता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रीजनिंग में काफी समझदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और हिसाब से सॉल्व करना होगा, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि रीजनिंग में अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि अभी के समय में जो भी एग्जाम दिया जाता है उसमें से सबसे ज्यादा टाइम टेकन जो होता है वो रीजनिंग होता है। और रीजनिंग के क्वेश्चन मैथ की तुलना में काफी बेहतर पूछा जा रहा है, क्योंकि अब एग्जामिनर का डायरेक्ट मकसद ये रहता है कि बच्चों का जो माइंड सेटअप क्या है, कैसा इनका सोच है, किस तरह का ये सोचता है, किस हिसाब से ये प्लानिंग कर सकता है, इन सारी की सारी चीजों का वो जांच करना चाहता है, जानना चाहता है कि आपका क्या है माइंड की एबिलिटी, आप कैसे सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपको यदि कोई काम दिया जाए तो आप उस काम को किस तरह निभा सकते हैं, कैसे अपने किसी संकट में फंसते हैं तो आप कैसे अपने संकट का निवारण कर सकते हैं, आपको यदि कोई चीज पर फैसला लेना तो आपका फैसला कैसा रहता है, मजबूत रहता है या नॉर्मल सामान्य फैसला रहता है। इन सारी बातों को टेस्ट करने के लिए, इन सारी बातों को जानने के लिए, इन सारी बातों को समझने के लिए एग्जामिनर के द्वारा रीजनिंग के क्वेश्चन के स्तर को थोड़ा सा अच्छा कर दिया गया। इसलिए बच्चों, आपको रीजनिंग को आसानी में नहीं लेना है। रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है जिसमें रीजनिंग ही वो सब्जेक्ट है जिसने अच्छे अच्छे बच्चों की धज्जियां उड़ा रखी थी 2018-19 के एग्जाम में। इसलिए बच्चों, रीजनिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है। और कंप्यूटर में रीजनिंग का एग्जाम दे पाना थोड़ा सा और भी टफ हो जाता है, क्योंकि एक बार में सारा का सारा क्वेश्चन भी नहीं आता है। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि आप स्क्रॉल करेंगे तब पूरा क्वेश्चन को देख पाएंगे, जब आप आंसर करने जाएंगे नेक्स्ट में तो फिर से आपको स्क्रॉल करके पीछे जाना होगा, फिर से ऊपर नीचे, इस तरह करके और भी परेशानी थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन यदि आपको ऑफलाइन एग्जाम में पूछा जाता है तो शायद हो सकता है कि आप जितना समय ऑनलाइन के एग्जाम में लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के एग्जाम लेते हैं, उससे कम समय आप ऑफलाइन के एग्जाम में लेते हैं। लेकिन अब ऑफलाइन का समय खत्म हो चुका है, सीबीटी का शुरुआत हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रेलवे के द्वारा 100% कराने का स्टार्ट कर दी गई। इसलिए बच्चों, आपको जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस हिसाब से पूछा जाता है, आपको उसके हिसाब से तैयार होना होगा, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, और एक ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीटी एग्जाम आपको ही लिया जा रहा है। ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चों को सेम कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, तो मुश्किल सबके लिए होगा, आसान सबके लिए होगा। इसलिए आप अपने तैयारी पर फोकस करें। आपके पास अब
मात्र और मात्र 1 महीना का वक्त है। यदि आप एक बार अपना सिलेबस को जरूर देखें बच्चों, मेरा दावा है कि जितना भी बच्चा एग्जाम देता है उसमें से 95% बच्चे को उसके एग्जाम में सिलेबस है क्या, कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को नहीं शामिल किया गया है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, इन सारी बातों का भी उसके पास 100% नॉलेज नहीं होता है। वो क्या करता है कि कुछ भी रीजनिंग मतलब रीजनिंग जो मन करे सारे के सारे चैप्टर को पढ़ लेता है। इसलिए बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपको एक बार चेक करना है कि आपने जो रीजनिंग की चैप्टर पढ़ी है क्या वो सारे के सारे जो बोर्ड में लिखा हुआ है, जो आरपीएफ के द्वारा अपने सिलेबस में जारी की गई है रीजनिंग के तौर पर, रीजनिंग के चैप्टर के तौर पर आरपीएफ के द्वारा जो भी सिलेबस जारी की गई है, क्या आपने उन सारी सिलेबस के चैप्टर को पढ़ा है, समझा है और जाना है, या कोई ऐसा चैप्टर है जिसको अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया है? तो बच्चों यदि आप किसी भी चैप्टर का अध्ययन नहीं किए, आपके पास अभी भी 1 महीना का समय है, वक्त है 1 महीना का। आप उस चैप्टर को अभी जाइए और उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कई सारी बदलाव की गई है, कई सारे चेंजेस किए गए हैं। आपको उस चेंजेस पर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों बाकी जो पुरानी घिसी पिटी क्वेश्चन है वो सभी बच्चों के द्वारा की जाएगी, उससे कोई पास या कोई फेल नहीं होगा। पास और फेल और नौकरी का तो निर्धारण सिर्फ उससे होगा जो नए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो बच्चे उस नए क्वेश्चन को धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बना पाएगा वही फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा। यदि आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं बच्चों, तो आपको उन सारी चैप्टर पर भी फोकस करना होगा, उन सारे चैप्टर के क्वेश्चनों को भी करना होगा, उन सारे चैप्टर के क्वेश्चनों को भी बनाना होगा जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा नया क्वेश्चन पूछा गया। आइए बच्चों एक बार हम लोग देखते हैं सिलेबस जो आरपीएफ के द्वारा सिलेबस जारी किया गया। तो कौन कौन से चैप्टर जारी किया गया? तो सबसे पहले बच्चों एनालॉजी जो चैप्टर है, एनालॉजीज वो चैप्टर जारी किया गया। तो ये चैप्टर कोई नया नहीं है, आप इसे पढ़ ही चुके हैं और पढ़ते ही हैं नॉर्मली। नेक्स्ट है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। क्या है नेक्स्ट आपका? स्पेशियल विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका? स्पेशियल विजुअलाइजेशन। तो ये एक बच्चों आपको नया नाम सुनने में आया होगा, स्पेशियल विजुअलाइजेशन। तो ये चैप्टर क्या आपने पढ़ा है? एक बार आप अपने कॉपी को उल्टाइए, या यदि आपको याद है तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा सोचने की ओर अग्रसर कीजिए और सोचिए कि क्या आपने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। स्पेशियल विजुअलाइजेशन चैप्टर जो है उसको आपने पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और यूट्यूब पर लिखिए कि स्पेशियल विजुअलाइजेशन चैप्टर फॉर आरपीएफ एग्जाम 2024-25। कई सारे टीचरों ने इसे पढ़ा कर रखा, बहुत सारे टीचरों के द्वारा नहीं पढ़ाया गया, लेकिन तो 2, 4, 10 ऐसे टीचर हैं जिनके द्वारा इन टॉपिक्स को यूट्यूब पर पढ़ा दिया गया। तो आप जाइए और उनके चैप्टर को देखिए और इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस बार के एग्जाम में जो स्पेशियल विजुअलाइजेशन चैप्टर है उसका काफी बड़ा रोल रहने वाला है। और ये जो चैप्टर है बच्चों वो ठीक ठाक चैप्टर है, आसान चैप्टर है, नॉन भर का चैप्टर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जैसे आपको एक दे देगा कि एक लगभग आप थोड़ा सा चैप्टर के नाम चेंज किया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे नए चीज भी आते हैं। जैसे कि आपका कई सारा फिगर है, उसमें बताएगा कि ये सारे के मिलाकर कौन सा 4-5 फिगर दे देगा, उसमें से मिलाकर बोलेगा इनसे कौन सा फिगर बनाया जा सकता है। या आपको ऐसे पूछ लेगा कि बताइए एक घन है यानी क्यूब है जो भी, उसको काटने के बाद या उसका कुछ भाग कट कर दिया, उसको काटने के बाद इसका जो है वो साइड से जो वो निचला सतह कैसे दिखेगा, या इसकी ऊपरी सतह कैसे दिखेगा, या कितना भाग डिजाइनिंग रहेगा, कितना भाग ये रहेगा। तो आपको क्यूब वगैरह वाला जो चैप्टर है उसे भी इसके अंदर आपको क्या करना, पढ़ लेना है। कई बार आपको ये करेगा कि एक फिगर देगा रहेगा, उसमें से कुछ 3-4 पार्ट देगा और बोल देगा कि यह कौन ऐसा निम्न में से कौन ऐसा पार्ट है जो फिगर में उपलब्ध नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है वो आपका स्पेशियल विजुअलाइजेशन चैप्टर में पूछा जाता है। और कई सारी चीजें इसमें शामिल है बच्चों, आप इसे डिटेल जानने के लिए आप जाइए। और यदि आप पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़े तो आप स्पेशियल विजुअलाइजेशन चैप्टर को आप जाकर यूट्यूब पर लिखिए, स्पेशियल विजुअलाइजेशन फॉर आरपीएफ एग्जाम
कई सारे टीचरों ने पढ़ा कर रखा है, आप जाइए उनकी वीडियो को देखिए और उसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये चैप्टर आपको एग्जाम में चुनौती दे सकती है, आप उसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट बच्चों, जजमेंट, ये भी अच्छा चैप्टर है बच्चों। इसका भी इस बार काफी जादू चलने वाला आरपीएफ के एग्जाम में। क्या आप अपने आप को तैयार हैं इस जादू से निपटने के लिए, इस जादू की तकनीकी को आंसर करने के लिए? जजमेंट चैप्टर को क्या आपने अभी तक पढ़ा? आप अपने आप से पूछे, क्या मैंने अभी तक जजमेंट चैप्टर को कंप्लीट किया या नहीं किया? यदि नहीं किया तो आप जाइए और जजमेंट चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ये काफी अच्छा चैप्टर है बच्चों, और ये काफी टाइम टेकन भी हो सकता है। जजमेंट चैप्टर में आपको क्या करेगा, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उसमें से ये पूछेगा कि एक कंपनी है जिसमें किसी कर्मचारी का चयन करना है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसमें देखेगा कर्मचारी को चयन करने के लिए कुछ शर्तें ऊपर में लिखे जाए कि व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग पास हो, इंजीनियरिंग में इतना % डिग्री लाया हो, वह व्यक्ति का उम्र 18 से 25 के बीच में हो, और उसको जो है वो फॉर्म भरने के तौर पर 50,000 रुपया देना पड़ेगा। उसको जो है यदि विकलांग है तो वो 30,000 देगा तो भी उसे छूट मिल सकता है। यदि कोई लड़की फॉर्म भरती है तो उसे 40,000 रुपया ही देना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति SC ST से बिलोंग करता है तो उसे 10% की छूट दी जाएगी। अब एक बोलेगा कि कोई नाम एक दे देगा कि सुमित एक लड़का है जो इतना % मार्क्स लाया है, इसके पास ये शर्तें हैं, क्या यह चुनने के योग्य है, क्या इसे कंपनी में सेलेक्ट किया जाएगा? यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो यदि उस व्यक्ति में कम है तो उधर ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि यदि वो इतना % लाता है तो वो कंपनी के सुपरवाइजर के पास भेजा जाएगा। सुपरवाइजर यदि पास करता है तो उसे नौकरी में रखा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ये काफी टाइम टेकन रहेगा। तो यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ा तो आपको क्या करना है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से थोड़ा सा इस पर कमांड बनाना, और टाइम पर सबसे बड़ा अपना कमांड बनाना, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन होने वाला है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और आपको एक चीज ये करना है बच्चों कि जो अभी आरपीएफ SI सब इंस्पेक्टर वाला जो दरोगा वाला एग्जाम हो चुका है, उसका जो सारा का सारा शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको आपको सॉल्व कर जाना है। वहां से भी आपको 90% आपको वहां से हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आरपीएफ के द्वारा क्या ट्रेंड रखा गया एग्जाम में। वो ट्रेंड को यदि आपने पकड़ लिया तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं बच्चों कि आप रीजनिंग में आराम से 35 में से 33 34 या 35 में 35 कर पाएंगे। आपको आरपीएफ SI के ट्रेंड को पकड़ना है, उसके हिसाब से भी तैयारी करना है। बाकी आपको ये सारे के सारे जो चैप्टर दिए गए, हर एक चैप्टर को अच्छे से मजबूती के साथ, समय की व्यस्तता को, समय की महत्व को देखते हुए उसके हिसाब से तैयारी करना है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर कौन है, जजमेंट। नेक्स्ट आपका विजुअल मेमोरी। यहाँ आपके मेमोरी के दृश्य क्षमता को आपको टेस्ट किया जाएगा, आपके देखने का आपका नजरिया क्या, आप कैसे किसी फिगर या कोई चीज को देखते हैं। इसमें आप जनरली वाटर इमेज और आपका जो ये वाटर मिरेज और एक दूसरा क्या बोलते हैं आपको जो दर्पण वाला, उसको आपको मिरर इमेज, तो वाटर इमेज और मिरर इमेज मुख्यतः ये दो चैप्टर हो। इस तरह का जो वाटर इमेज और मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आता है उसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपका विजुअल मेमोरी में। ये आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बच्चों, डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता। ये वाला क्वेश्चन, ये सारे के सारे जो स्पेशल विजुअलाइजेशन, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले बच्चों बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता था। अब कुछ ही दिन में अब रेलवे भी इसे उठाया है। अब रेलवे ही नहीं बच्चों बल्कि अब SSC के द्वारा भी ये सारे के सारे चैप्टर को अडॉप्ट कर लिया गया है। यहाँ तक कि स्टेट के एग्जाम में भी जो कई सारा स्टेट, यूपी स्टेट का एग्जाम हो या राजस्थान स्टेट का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, तो इन सारी एग्जाम और एग्जामिनर के द्वारा भी इसे अडॉप्ट कर लिया गया। उनके द्वारा भी ये सारे के सारे चैप्टर से पूछा जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे एग्जामिनर का अब ये है कि ऐसे बच्चे को सिलेक्ट किया जाए जिसका निर्णायक क्षमता, जिसकी सोचने की शक्ति, जिसके सोचने का नजरिया कुछ अलग हो, विपरीत परिस्थिति में वो खुद निर्णय लेने का योग्य। इस तरह के बच्चे को हर एक डिपार्टमेंट में सेलेक्ट यदि करते हैं तो ही जाकर वो डिपार्टमेंट आगे बेहतर करेगी और आगे बेहतर करने के क्रम में थोड़ा सा तेजी लाएगी। इसलिए क्या है, अब जिस भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का प्रयास करता है एग्जामिनर, वो अच्छे कैंडिडेट को करना चाहता है। तो डिसीजन मेकिंग, इसमें आपका जानना चाहेगा कि डिसीजन मेकिंग आपका क्या है,
कैसे डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग भी अच्छा चैप्टर है बच्चों, और आपने इसका नाम भी सुना होगा, बैंकिंग में काफी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये डिसीजन मेकिंग, यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों। जजमेंट यहाँ भी 3 से 4 क्वेश्चन, और स्पेशियल विजुअलाइजेशन जो यहाँ भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों। तो ये सारे के सारे चैप्टर पर आपको क्या करना, ध्यान देना। नेक्स्ट आपका बच्चों क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वगैरह जो है सर सारे के सारे बच्चों जो चैप्टर है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। तो इस पर भी आपको क्या करना, अच्छा फोकस करना है। ब्लड रिलेशन जो बच्चों याद रखना बच्चों, पिछले आरपीएफ का एग्जाम की बात किया जाए तो ब्लड रिलेशन ने काफी परेशान की थी, सारे के सारे बच्चे दंग रह गए थे एग्जाम में, इसलिए आपको ब्लड रिलेशन में काफी अच्छे से तैयार करना है। ब्लड रिलेशन में कैसे, एक तो आपको फोटो वाला जो है उसको काफी 1 से 2 क्वेश्चन फोटो वाला पूछ लिया गया था कि एक लड़का राजेश एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसके पिताजी की माँ मेरी चाची लगती है। तो बताइए फोटो वाला व्यक्ति का जो भी नाम मैंने अभी बोला, राजेश सुमित या जो भी है, उसका उससे क्या संबंध है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा आपका नॉर्मल जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रहता है वो पूछा, और तीसरा और सबसे ज्यादा चर्चित, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान किया था और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन होता है बच्चों, वो कोडिंग रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप वाला, उस पर आपको अच्छे से फोकस करना। यहाँ से आरपीएफ ने एक एक शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछ लिया था। तो क्या था, इस तरह का जो एक क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बी का इस तरह का क्वेश्चन एक रहता है, ये प्लस बी का मतलब होता है ये बी का भाई है, ए गुना बी का मतलब होता है कि ये बी का चाचा है, ए भागा सी का मतलब होता है ये बी की माँ है। इस तरह का बताइए इसका इससे क्या संबंध है। इस तरह का क्वेश्चन जो है कोडेड ब्लड रिलेशन का जो है वो क्वेश्चन काफी एग्जाम में पिछले बार चर्चे में रहा था। तो इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा तैयार करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी टाइम टेकन होता है बच्चों। इस पर यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आप डेफिनेटली है कि आप एग्जाम में इसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इस पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चों ऑब्जर्वेशन क्षमता क्या है, नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन। इस चैप्टर को आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन जो चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको इसमें ये देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, किस हिसाब से किसी चीज को आप ऑब्जर्व करते हैं, किस हिसाब से किसी चीज को देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट बच्चों आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आपका क्या, अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसे भी आपको ये करना। अर्थमेटिकल रीजनिंग आपको कुछ अर्थमेटिक जो आपका मैथमेटिक्स टाइप का जो रहता है उस तरह का रीजनिंग दिया रहेगा आपको, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना। ये सारे कुछ नए चैप्टर नहीं आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, इसको ऑलरेडी आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें आसानी से कर पाएंगे आप, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप एक कॉलम दिया रहेगा उसमें से कोई नंबर मिसिंग रहेगा उस तरह का, तो ये सारे के सारी चीज को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का भी काफी रोल रहता है बच्चों, आप नंबर सीरीज पर भी अच्छा पकड़ बनाइए। बाकी इस चैप्टर को आप जान ही रहे। नेक्स्ट आपका वर्बल क्लासिफिकेशन, तो ये भी चैप्टर को आपने काफी सुना है, तो इस पर भी आपको क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है बच्चों। नेक्स्ट आपको बच्चों नॉन वर्बल सीरीज। तो नॉन वर्बल सीरीज आपका फिगर वाला जो है वो सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज जितना जिस तरह से आपने नंबर सीरीज को आपने अच्छे से तैयार किया, उसी तरह का आपको सेम नॉन वर्बल वाले सीरीज को भी तैयार करना है, और वर्बल क्लासिफिकेशन भी पर भी आपको पकड़ बनाना बच्चों। नेक्स्ट आपका सेलोजिस्टिक रीजनिंग। नेक्स्ट आपका क्या बच्चों, सेलोजिस्टिक रीजनिंग। सेलोजिस्टिक आपका सिलॉग वाला जो चैप्टर है बच्चों, सिलॉग वाले चैप्टर पर आपको अच्छे से पकड़ बनाना है बच्चों। तो सिलॉग वाला जो चैप्टर है उस पर थोड़ा सा आपको क्या करना है, अच्छे से पकड़ बनाना है बच्चों। सिलॉग पर ध्यान रखना है बच्चों, सिलॉग की काफी क्वेश्चन पूछी जाती है, एक एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉग का पूछा जाता है बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, इस पर भी थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या, स्पेशल ओरिएंटेशन, और नेक्स्ट आपका सिमिलरिटीज और डिफरेंशिएशंस। तो ये सारा बच्चों आपका क्या था, चैप्टर था बच्चों। एक आपको बता दें कि इसमें आपका जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है वो भी आपका प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा था बच्चों, उसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है बच्चों। ये भी आपका जो ये सिमिलरिटी, ये जो है आपका ये सारे के सारे चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर जो है बच्चों वो आपका नॉन वर्बल से संबंधित है। तो नॉन वर्बल के चैप्टर पर आपको अच्छा कमांड बनाना है। नॉन वर्बल में कम से कम आपका 10 के करीब क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा था बच्चों। नेक्स्ट आपका जो मैंने क्या बताया कि आपका जो स्टेटमेंट वाला जो 4-5 चैप्टर है उस पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन,
स्टेटमेंट एंड अजेप्शन वाला जो कथन कारक कथन पूर्वधारणा, कथन कारण, उसके बाद बच्चों कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, इस तरह का जो आपका चैप्टर है स्टेटमेंट वाला, उस पर थोड़ा सा अच्छे से पकड़ बनाना है बच्चों, क्योंकि उससे कई सारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ली गई थी। तो दोस्तों इस तरह आप रीजनिंग का प्लानिंग कर सकते हैं, इस तरह का रीजनिंग का अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 4-5 चैप्टर जिसे आप नहीं, थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए। स्पेशल, विजुअलाइजेशन, जजमेंट, नेक्स्ट आपका जो आपको डिसीजन मेकिंग, इसको ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट आपका ऑब्जर्वेशन, ये एक नया चैप्टर है। स्पेशल ओरिएंटेशन, इन सारी चीजों को थोड़ा सा आपको क्या करना, अच्छे से देना। यदि आपने इन 4-5 चैप्टर में से किसी को आपने नहीं पढ़ा, तो आप जाइए उस चैप्टर का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और फॉर आरपीएफ एग्जाम, जैसे आपको मान लेते हैं कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, स्पेशल ओरिएंटेशन चैप्टर नहीं आ रहा है, आप जाइए लिखिए स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर आरपीएफ एग्जाम। कई सारे टीचरों ने पढ़ा कर रखा है, उसको पढ़िए और अच्छे से रीजनिंग पर पकड़ बनाइए, तभी जाकर आप एग्जाम में 35 में 32, 33, 34 या पूरे के पूरे 35 के 35 नंबर ला पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, कुछ हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। यदि आपको कुछ समझ में आया है इस वीडियो में और हेल्प मिला है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।